Hello everyone, welcome back to my channel CA Students and hope you are going good. So स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का रिमेनिंग पार्ट। लेक्चर नंबर 2 का जो रिमेनिंग पार्ट डिस्कस रहने से रह गया था वो मैंने आपको कहा था कि बिकॉज शेड्यूल 1 पर मैं आकर के रुक गया था और मैंने कहा था उसको आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करके दूंगा। तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर सेकंड फर्स्ट एंड थर्ड शेड्यूल यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड शेड्यूल जो कि हमारे CGST एक्ट के हैं उसको मैं आपको कवर करा के इस वीडियो में करा के पूरा तरह से दूंगा। तो आपको आपने जो मेरी पहली फर्स्ट और जो सेकंड लेक्चर्स रहेगा जो हाफ लेक्चर्स था वहाँ तक आपने होप आशा करता हूँ कि आपने वहाँ तक उसको कवर कर लिया होगा। और प्लीज़ मुझे लग रहा है आई थिंक अभी स्टूडेंट्स पढ़ने के मूड में नहीं हैं तो लेक्चर्स को शायद आई थिंक वो अभी एक तरह से नेगलेक्ट कर रहे हैं। और मैं आपसे एक मेरी पर्सनल रिकमेंडेशंस है आप सभी को, प्लीज़ अपनी स्टडी पे फोकस कीजिएगा। ये मैं जो आपको वीडियोस दे रहा हूँ मेरी जो है एफर्ट्स है डे और नाइट्स की मैं आपको प्रोवाइड्स कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ कि आपका बेनिफिट हो सके और आपको बहुत अच्छे तरीके से आपका GST का रिवीजन हो जाए। यही मेरा एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि इस रिवीजन लेक्चर्स को मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और मैं आपसे सिर्फ इतना सा ये बात कहना चाहूँगा कि अगर जिस भी स्टूडेंट्स को लग रहा है कि नवंबर के एग्ज़ाम्स में भी कुछ अभी पॉसिबिलिटी नहीं है या फिर पोस्टपोनमेंट होने के चांसेस हैं तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आप जो है आपका जो जजमेंट रहेगा वो बिल्कुल गलत है। नवंबर के एग्ज़ाम शेड्यूल डेट पे पूरी तरीके से कर दिए जाएंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको पढ़ाई पे फोकस करना है और आप रिवीजन्स लेक्चर्स को फॉलो कीजिए, ठीक है। तो छोटी सी मैंने आपको बस एक अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दी है कि आप अपने एग्ज़ाम्स में कोई भी केयरलेस मत करें। आपकी प्रिपरेशंस जैसे पहले चल रही थी आपको उसी तरह से उसको कंटिन्यूटी बना के रखना है। आपको वंडर करना है एग्ज़ाम्स में। आपको जो मेरे रिवीजन्स लेक्चर्स हैं आपको GST में तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने नोट्स आपने प्रॉपर तरीके से रिवाइज किए हुए हैं या फिर जिस फैकल्टी से आप पढ़े हुए हैं जो भी फैकल्टी से नहीं भी पढ़े हुए हैं तो आप अपने जो भी समरी नोट्स आपने बना रखे हैं मेरी साइड से जो समरी नोट्स गए हुए हैं आप उसको बस अपने पास रखिए और उसको सिर्फ और सिर्फ डेली बेसिस पे ज़रा सा देखना और मेरे रिवीजन्स लेक्चर्स को अपने साथ चालू करना है। तो हेडफोन्स लगा करके होप आशा करता हूँ आप सभी इस चीज़ को देख रहे होंगे। और नेक्स्ट एक और पॉइंट बताऊँगा डिस्कस करने से पहले, जिस भी स्टूडेंट्स ने अभी भी अपनी पढ़ाई शुरू नहीं करी है तो प्लीज़ आज से भी हमारे पास लेस देन 2 मंथ्स बचते हैं। आई थिंक आज से अगर देखा जाए तो लेस देन 2 मंथ्स है हमारे पास। तो आज भी अगर तैयारी करने बैठते हैं आपकी कमिटमेंट अगर आज से बैठती है तो आप डेफिनेटली इस वाले अटेम्प्ट में एग्ज़ाम्स में पास जरूर करेंगे। अभी भी सफिशिएंट टाइम है, बिल्कुल सफिशिएंट टाइम आपके पास, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पास रिमेनिंग लेक्चर्स नंबर 2। और एक बात और लास्ट में कहना चाहूँगा आपसे सभी से कि अगर आपको टीचिंग स्टाइल्स और वे ऑफ टीचिंग्स पढ़ाना मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ एटलीस्ट कमेंट्स करके ज़रूर बता दिया करें और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। इसके बाद अपने पास स्टार्ट करते हैं अपने पास रिमेनिंग लेक्चर्स जो लेक्चर नंबर 2 है इसकी कंटिन्यूटी में मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ। मैंने आपको 7.1b का मैंने आपको पढ़ा दिया था कि 7.1b में हमारे पास अगर मैंने बोला था कि 7.1b में अगर कोई सर्विस इंपोर्ट करता है चाहे वो रिलेटेड पर्सन से हो चाहे नॉन रिलेटेड पर्सन से हो चाहे वो बिजनेस पर्पस हो चाहे वो पर्सनल पर्पस हो, हमारे लिए डजेंट मैटर है। उसके लिए सिर्फ हमें क्या देखना है उसमें सिर्फ कंसिडरेशन इन्वॉल्व होना चाहिए। सर्विस इंपोर्ट हो किसी से भी हो आपका सप्लाई कंस्टिट्यूट कर लिया जाएगा। तो हमारे पास ये 7.1a के अंदर और 7.1b में कंसिडरेशन वाला पार्ट खत्म हो गया था। अब मैं आपको शेड्यूल 1 का 4 पैरा बताता हूँ कि वो क्या बोलते हैं। शेड्यूल 1 ये कहता है कि आपकी कुछ एक्टिविटी और ट्रांजैक्शंस विदाउट कंसिडरेशन भी क्या मान ली जाएंगी, कुछ एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन भी विदाउट कंसिडरेशन भी आपकी सप्लाई मान ली जाएंगी। उसका शेड्यूल 1 का पहला पैरा ये बोलता है कि अगर आपने कोई भी परमानेंट ट्रांसफ़र किस चीज़ का, बिजनेस एसेट का, और बिजनेस एसेट क्या होती है जो बैलेंस शीट में हमारी लैंड बिल्डिंग्स फर्नीचर्स फिक्चर्स वगैरह होते हैं वो हमारी बिजनेस एसेट होती है जो हम बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो उस बिजनेस एसेट को अगर तुमने परमानेंट ट्रांसफ़र कर दिया है और उस बिजनेस एसेट को तुमने परमानेंट ट्रांसफ़र किया है जिस पर तुमने ITC क्लेम किया था तो उस केस में अगर उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व भी नहीं होगी तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, उसको भी सप्लाई माना जाएगा। अब अगर आपको प्रैक्टिकल लाइफ में अपने क्लाइंट को सजेशन देना हो तो उससे पहले पूछना है कि आप जो एसेट परचेज कर रहे हैं वो आप बिजनेस में यूज़ करेंगे या फिर आप इस एसेट को गिफ्ट ट्रांसफ़र करेंगे। आपने गिफ्ट अगर किसी को देना है तो आप उसको बताइएगा कि आपने गिफ्ट में देना है
या फिर आप इसको बिजनेस पर्पज़ में यूज़ करेंगे, तो अगर वो बोलता है कि मैं इसको तो गिफ्ट ही ट्रांसफ़र करूँगा, तो उससे बोलना कि आप इससे 1 रुपया कुछ ना कुछ 1 रुपया सिंगल रुपीज़ भी अगर आप चार्ज करते हो तो फिर उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ अ बिजनेस एसेट ऑन विद द ITC's क्लेम, यानी कि आपने परमानेंट ट्रांसफ़र विदाउट कंसिडरेशन किया है। अगर आप उस पर 1 रुपया चार्ज करते हैं तो कोई सप्लाई नहीं माना जाएगा और GST नहीं लगाया जाएगा। ये थी प्रैक्टिकल बात। तो सेकंड इसका पैरा क्या बोलता है? सेकंड पैरा बोलता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज अगर आपने रिलेटेड पर्सन या डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन को किया है और वो गुड्स या सर्विसेज आपने रिलेटेड पर्सन या डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन को किया है, तो उस केस में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट कि उसमें कंसिडरेशन अगर नहीं भी है तो भी उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। अब यहाँ पे एक बात याद रखना कि ये सेकंड पैरा है और फर्स्ट पैरा है, तो सेकंड पैरा और फर्स्ट पैरा अगर क्वेश्चन में साइमल्टेनियसली अकर होते हैं तो उस सिचुएशन में हमेशा याद रखना स्पेसिफिक पैरा प्रिवेल करेगा ओवर द जनरल पैरा, स्पेसिफिक पैरा प्रिवेल करेगा ओवर द जनरल पैरा, ये हमेशा याद रखेंगे आप। तो सेकंड पैरा हमेशा याद रखेगा। आपको कैसे मिल सकता है कि गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई हुआ है किसको? रिलेटेड पर्सन को, यानी कि हमने जो परमानेंट ट्रांसफर किया बिजनेस एसेट्स का अगर वो रिलेटेड पर्सन और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन को किया तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पैरा कॉम्बिनेशन में आ गए, तो यहाँ पे हम सेकंड पैरा को प्रिवेल करवाएंगे ओवर द फर्स्ट पैरा ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं। रिलेटेड पर्सन्स को डिफाइन किया गया है सेक्शन 15 ऑफ द CGST एक्ट के एक्सप्लेनेशन में, यानी कि एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेक्शन 15 ऑफ द CGST एक्ट आपको रिलेटेड पर्सन का मतलब बताती है। रिलेटेड पर्सन में पहली बात आती है कि अगर कोई भी एक डायरेक्टर अगर एक से ज़्यादा कंपनी में वो डायरेक्टर है तो वो सभी कंपनियों का एक ही डायरेक्टर रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। दूसरी बात बोलते हैं कि अगर कोई भी पार्टनर्स जिसको लीगली रिकॉग्नाइज करा है आपने या कोई ऑफिसर जिसको लीगली रिकॉग्नाइज करना है आपने एज ए पार्टनर्स, उसको भी रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। तीसरा बोलते हैं अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है तो वो भी रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। चौथी बात बोलते हैं अगर किसी पर्सन ने 25% की स्टेक 25% की वोटिंग पावर अगर ले रखी है किसी कंपनी में तो उस कंपनी के लिए वो पर्सन रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। दूसरी इसके बाद ये बोलते हैं कि अगर वो पर्सन उस कंपनी को कंट्रोल करता है या फिर दोनों पर्सन एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं या फिर बोथ कंट्रोल करते हैं किसी थर्ड पर्सन को या फिर थर्ड पर्सन कंट्रोल करता है उन दोनों को, तो इन सच सिचुएशंस में ये सारे के सारे रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। इसके बाद हमने कहा कि उन्होंने कहा कि भैया जो आपकी मेंबर ऑफ सेम फैमिली है, मेंबर ऑफ सेम फैमिली उसको भी रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। अब फैमिली के अंदर आपकी स्पाउस आप खुद इंडिविजुअल्स, आपका स्पाउस, आपका जो भी सन या डॉटर्स है वो, आपके पेरेंट्स और जो भी आपके ब्रदर एंड सिस्टर है। पेरेंट्स और ब्रदर एंड सिस्टर केवल फैमिली में तभी इंक्लूड किए जाएंगे जब वो डिपेंडेंट होंगे। अगर इंडिपेंडेंट है तो वो फैमिली का पार्ट नहीं है, और अगर फैमिली का पार्ट नहीं है तो दैट मीन्स फैमिली का मतलब है कि वो फैमिली में रिलेटेड पर्सन नहीं माने जाएंगे अगर वो इंडिपेंडेंट है। तो इस सिचुएशन में याद रखना। और सबसे बड़ी बात जो हम स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, एजेंट सोल डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट और सोल डिस्ट्रीब्यूटर को भी रिलेटेड पर्सन माना जा रहा है। तो उसमें मैंने आपको एक टेक्निक बतानी है जिसमें आपको ABCD याद रखना है। ए का मतलब यहाँ पे आएगा एजेंट, ए का मतलब क्या है? एजेंट मतलब ऑक्शनर, ऑक्शनर भी रिलेटेड पर्सन होता है। ब्रोकर, कमीशन एजेंट, ये भी क्या होता है? रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। और डेल क्रेडिट एजेंट भी क्या होता है हमारा? वो होता है रिलेटेड पर्सन। तो होप आपको रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन समझ में आई होगी। तो इसका सेकंड पैरा में यूज आएगा आपका कि अगर सप्लाई करते हो गुड्स या सर्विस का रिलेटेड पर्सन या डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन को, तो उस केस में उसको क्या माना जाएगा? उसको सप्लाई मान लिया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट उसमें कंसिडरेशन हो या ना हो। इसके बाद तीसरा पैरा, थर्ड पैरा क्या बोलता है? थर्ड पैरा ये बोलता है, ध्यान से समझना, थर्ड पैरा ये बोलता है कि अगर आपने प्रिंसिपल ने किसी एजेंट को या एजेंट ने प्रिंसिपल को अगर सप्लाई किया है तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय द प्रिंसिपल टू द एजेंट और द वाइस वर्सा, और द वाइस वर्सा मतलब एजेंट ने प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल ने एजेंट को अगर सप्लाई किया है तो उसको भी सप्लाई मान दिया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट उसमें कंसिडरेशन हो या ना हो। तो एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि यहाँ पे जो एजेंट कवर किए गए हैं, जहाँ पे जो एजेंट माना जाएगा वो एजेंट केवल वही एजेंट कवर किए जाएंगे जो अपने नाम पे इनवॉइस इशू करते हैं। यानी कि अगर प्रिंसिपल ने अगर गुड्स सप्लाई करे हैं किसी एजेंट को और एजेंट अगर आप आगे वो गुड्स को किसी भी कस्टमर को आगे सप्लाई करता है और उस सप्लाई में उसने अपने नाम की इनवॉइस इशू करी है तो वही एजेंट यहाँ पे कैप्चर किया गया है। अगर वो एजेंट प्रिंसिपल के नाम का इनवॉइस इशू करता है तो वो एजेंट यहाँ पे कवर नहीं है, तो वो सप्लाई नहीं है। अगर एजेंट अपने नाम का इनवॉइस इशू करता है तो वही एजेंट अगर आगे सप्लाई करता है तो उसको क्या मान लिया जाएगा? सप्लाई मान लिया जाएगा। दैट इज़ उस पर GST लगाया जाएगा।
इस पे मैं क्लैरिफिकेशन है, वो क्लैरिफिकेशन मैं आपको इकट्ठी डिस्कस करा दूंगा। इस पर कुछ क्लैरिफिकेशन है सीबीआईसी का, वो मैं क्या है उसके बारे में डिस्कस करा दूंगा आपको। डेल क्रेडिट एजेंट्स के ऊपर एक सीबीआईसी का क्लैरिफिकेशन है, वो एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है, लेकिन मैं उसको अलग से रिकॉर्ड करवा दूंगा। इसके बाद इसका डी यानी कि जो चौथा पैरा है, इसको आप 7(1)(b) के साथ लिंक करें। मैंने बताया था 7(1)(b) कहता है कि अगर सर्विस इंपोर्ट करते हो किसी भी पर्सन से, चाहे वो रिलेटेड हो या डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन हो या कोई भी स्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया में हो आपका लोकेटेड, या फिर कोई बिजनेस पर्पज हो या पर्सनल पर्पज हो, डजेंट मैटर, आपको वहाँ नहीं ध्यान रखना आपका सप्लाई है, अगर वहाँ कंसिडरेशन है। लेकिन आपका शेड्यूल 1 का पैरा 4 ये बोलता है कि अगर तुमने कोई सर्विस इंपोर्ट करी है और वो सर्विस आपने रिलेटेड पर्सन या डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन से करी है या कोई स्टैब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है उससे करी है, और उसमें इवन उसमें कंसिडरेशन नहीं इन्वॉल्व है, लेकिन अगर वो आपने बिजनेस पर्पस करी है, बिजनेस पर्पस होना चाहिए, वहाँ पे कंडीशन है बिजनेस पर्पस और रिलेटेड पर्सन और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन या फिर कोई पर्सन का एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, तो उस सिचुएशन में उसको क्या मान लिया जाएगा, उसको हमेशा याद रखना, उसको भी सप्लाई मान लिया जाएगा। तो 7(1)(b) को शेड्यूल 1 के पैरा 4 के साथ लिंक करना, ठीक है, तो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सरकार आपका सेकंड शेड्यूल, या आपकी बात कर लेते हैं पहले थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल में है निगेटिव लिस्ट। थर्ड शेड्यूल हमारा क्या बोलता है, वो कहता है निगेटिव लिस्ट, यानी कि कुछ एक्टिविटीज़ जो शेड्यूल थर्ड में स्पेसिफाइड एक्टिविटीज़ और ट्रांजैक्शंस, उसको हमेशा याद रखेंगे कि जितनी भी एक्टिविटीज़ और ट्रांजैक्शन है उनको हमेशा सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो पहला सप्लाई शेड्यूल थर्ड का पहला पैरा, शेड्यूल थर्ड का पहला पैरा। मैंने आपको शेड्यूल थर्ड की लर्निंग टेक्निक्स अगर आप देखना चाहते हो तो मैंने एक मेरे यूट्यूब चैनल्स पे एक वीडियो है शेड्यूल थर्ड की, मैंने निगेटिव लिस्ट को लर्निंग टेक्निक समझा रखी है, किस तरह से आप उसको लर्निंग एक निमोनिक मैंने आपको बनवा रखा है। इसकी एक स्टोरी है, अगर मैं स्टोरी है वो मैं डिस्कस कर देता हूँ आपको। वो कहता है देखो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का झगड़ा हुआ, दोनों कोर्ट में गए, उसने MP MLA की सिफारिश करी। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का झगड़ा हुआ, कोर्ट में गए, MP MLA की सिफारिश करी, उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और दोनों झगड़ा करते करते कहाँ चल पड़े, चल बसे। दैट इज मैं बताऊंगा भी ये क्या है स्टोरी के अंदर, फ्यूनरल ब्यूरल और मोर्चरी इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज। इसके बाद आपके पास पता चला कि जो झगड़ा था वो लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर था। वो लैंड एंड बिल्डिंग जो कि आपके लॉटरी और बैटिंग गैमलिंग्स में जीती गई थी, वो लॉटरी बैटिंग गैमलिंग्स आपकी बाहर खेली गई थी। और अभी एक अमेंडमेंट के हिसाब से शेड्यूल थर्ड के अंदर आपके दो क्लोजेस पैरा 8 के 2 क्लोजेस इंसर्ट हुए हैं। तो पहला क्या कहता है कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का झगड़ा हुआ, यानी कि ये कहता है कि अगर एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को कोई भी सर्विसेज परफॉर्म करवा के देता है और वो आपकी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, अगर वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। अगर आपका कोर्ट या ट्रिब्यूनल अगर कोई भी फंक्शन परफॉर्म करता है या सर्विस परफॉर्म करता है या कोई भी फंक्शन परफॉर्म करता है तो उसको भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन इस कोर्ट में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया है। अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को सर्विस देता है तो उसको रिवर्स चार्ज में बिजनेस एंटिटी को अगर वो सर्विस देता है तो बिजनेस एंटिटी डिपेंडिंग अपॉन द वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, उस केस में रिवर्स चार्ज में टैक्स लगेगा। इसका मतलब है कि अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर वो सर्विस देता है तो उसको कोर्ट माना नहीं गया है, और वो कोर्ट नहीं माना गया तो उसकी सर्विस टैक्सेबल है अंडर रिवर्स चार्ज। इसके बाद तीसरी बात आती है कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की बात बोलते हैं तो पैरा 3 ऑफ थर्ड शेड्यूल का क्लोज नंबर ए, तो पैरा 3 ऑफ थर्ड शेड्यूल का क्लोज नंबर ए कहता है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में मतलब MP MLA यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बाद मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं, अगर वो सर्विस परफॉर्म करते हैं तो वो आपका सप्लाई नहीं माना जाएगा। इसके बाद इसका क्लोज नंबर बी, पैरा जो शेड्यूल थर्ड का पैरा नंबर 3 है उसका क्लोज नंबर बी कहता है, शेड्यूल थर्ड का पैरा नंबर 3 का क्लोज नंबर भी कहता है कि अगर कोई भी पर्सन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करके बैठा है, जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करके अगर वो ड्यूटीज़ परफॉर्म करता है तो उसके द्वारा परफॉर्म की गई ड्यूटीज़ पे भी कोई GST नहीं माना जाएगा, यानी कि वो सप्लाई ही नहीं माना जाएगा। और इसका शेड्यूल थर्ड का पैरा नंबर 3 का क्लोज नंबर सी कहता है, क्लोज नंबर सी कहता है कि अगर कोई भी पर्सन जो आपका एक तरह से एज ए डायरेक्टर या मैनेजर्स अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करता है इन द बॉडी एज एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, तो उसको भी सर्विस नहीं माना जाएगा, दैट इज सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो दैट इज शेड्यूल थर्ड के अंदर ये आपकी निगेटिव लिस्ट में कवर हो जाता है। इसका पैरा 4 क्या कहता है, पैरा 4 कहता है अगर फ्यूनरल ब्यूरल मोर्चरी इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज की बात है, जो आपके पास फ्यूनरल होता है, ब्यूरल होता है, मोर्चरी होता है इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज, जो एक डेड पर्सन होता है उसको आप ट्रांसपोर्टेशन करवाते हो तो उस केस पे भी उसकी सर्विस पे भी GST नहीं आएगा, क्योंकि वो शेड्यूल थर्ड में निगेटिव लिस्ट में कवर हो जाती है। पैरा 5 के अंदर इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ,
शेड्यूल थर्ड का पैरा 5 कहता है कि अगर तुमने लैंड एंड बिल्डिंग का सेल किया है, लैंड एंड बिल्डिंग का अगर तुमने सेल किया है, लैंड एंड बिल्डिंग का अगर तुमने सेल किया है तो वो भी लैंड बिल्डिंग का सिर्फ सेल को एक्सक्लूड कर दिया, यानी कि लैंड बिल्डिंग की सेल पे जीएसटी नहीं है, लेकिन बोलते हैं सब्जेक्ट टू द पैरा 5 का क्लोज बी टू द सेकंड शेड्यूल, यानी कि शेड्यूल सेकंड का पैरा 5 का क्लोज नंबर बी वो कुछ बातें बताना चाहता है, तो उसकी हम बात करेंगे सेकंड शेड्यूल के ऊपर ही। क्या बात है वो मैं आपको डिस्कस करा दूंगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मिनट, इसके अंदर फिर आपको ये बताया जाता है कि पैरा 5 क्लियर हो गया। उसके बाद पैरा 6 क्या बोलता है कि अगर लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग्स अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स, यानी कि ये जो हमारे मतलब एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी बैटिंग, यानी कि लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग्स तो हमने गुड्स में ही कवर करवा दी थी, तो वो जीएसटी उसके ऊपर है, लेकिन इसके अलावा जितने भी अदर एक्शनेबल क्लेम्स हैं वो भी आपके सप्लाई नहीं माने जाएंगे, शेड्यूल थर्ड के पैरा 6 में कवर हो जाते हैं। पैरा 7 ये कहता है कि अगर एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से अगर गुड्स की सप्लाई किसी अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में होती है और विदाउट एंटरिंग द गुड्स इनटू इंडिया, तो उस केस में भी उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। एक नॉन टैक्सेबल से दूसरे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर, मतलब एक स्टेट है जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है और दूसरा स्टेट में जो कि नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है, अगर उसमें सप्लाई होता है और वो इंडिया में गुड्स एंटर नहीं हो रहा है, विदाउट एंटरिंग द गुड्स इनटू इंडिया, तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। अब इसके अंदर एक 2 अमेंडमेंट के साथ पैरा 8 में 2 क्लोज अमेंडमेंटों के साथ होते हैं जो कस्टम कैप्चर करता है इसको। तो यानी कि पैरा 8 के क्लोज नंबर ए बोलता है कि अगर कोई भी ओनर है वेयर हाउस के गुड्स का, यानी कि वेयर हाउस में अगर कोई गुड्स पड़े होते हैं तो कस्टम ये बोलता है कि अगर वेयर हाउस में कोई गुड्स पड़े हैं, अगर आप उसकी क्लियरेंस करा देते हो, मतलब सॉरी क्लियरेंस कराने से पहले उसको सेल कर देते हो, तो कस्टम उसके ऊपर क्या करवाता है, उस पर ड्यूटी चार्ज करवाता है, उसके ऊपर ड्यूटी चार्ज करवाता है और कस्टम उसको अलाउ करता है। तो कस्टम के केस में ये हम आपके तो उसमें नहीं है, आपके सीए फाइनल के सेकंड ग्रुप के अंदर ये कस्टम एक्ट है, उसमें पढ़ा जाता है। तो उस सिचुएशन में वेयर हाउस के गुड्स को अगर तुम सेल कर देते हो बिफोर क्लियरेंस, तो उसको भी सप्लाई नहीं माना जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। और पैरा 8 का क्लोज नंबर बी कहता है कि अगर वेयर हाउस के पड़े हुए गुड्स को, वेयर हाउस के पड़े हुए जो गुड्स होते हैं उसमें होती है एक आपकी ट्रांसपोर्ट कॉपी, दैट इज बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट होता है, एक होता है बिल ऑफ एंट्री। तो बिल ऑफ एंट्री की अगर कॉपी, जिसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो अगर कंसाइनर उन डॉक्यूमेंट्स ऑफ द वेयर हाउस गुड्स को एंडोर्स करता है किसी एनी अदर पर्सन को और बिफोर क्लियरेंस फॉर द होम कंजम्पशन, तो उसको भी सप्लाई नहीं माना गया है। तो ये 2 एंट्री अभी इंसर्ट हुई है, अमेंडमेंट के साथ है। ये हमारा हो गया शेड्यूल थर्ड पूरा। इसके बाद आता है सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल के अंदर मैं बताता हूँ क्या होता है, आपको ये पता भी नहीं होगा। अभी जैसी अमेंडमेंट हुई थी आफ्टर अमेंडमेंट इन सेक्शन 7(1)(a), यानी कि 7(1)(a) में अमेंडमेंट होने के बाद जो रोल है सेकंड शेड्यूल का वो जस्ट क्लासिफिकेशन है। रोल ऑफ सेकंड शेड्यूल इज जस्ट फॉर क्लासिफिकेशन, यानी कि सेकंड शेड्यूल का जो रोल है वो ये कहता है, सेकंड शेड्यूल का जो रोल है वो सिर्फ क्लासिफिकेशन है। यानी कि सेकंड शेड्यूल ये कहता है कि पहले आप कोई भी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शंस को 7(1)(a), 7(1)(b) या 7(1)(c) में सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट करो, तब जाकर के हम उसको क्लासीफाई करेंगे कि वो सप्लाई गुड्स का है या सर्विसेज का है। अब इसके अंदर क्या होता है कि सेकंड शेड्यूल का पैरा क्या बोलता है, पहला पैरा ये बोलता है कि अगर तुमने कोई भी गुड्स में टाइटल दिया है, मतलब अपने टाइटल ट्रांसफ़र करा है अगर गुड्स के अंदर, तो उस केस में उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। अगर तुमने राइट ट्रांसफ़र करा है गुड्स के अंदर या फिर अनडिवाइडेड शेयर ट्रांसफ़र करा है तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। पैरा नंबर 2 बोलता है, देखो मैंने अभी बताया शेड्यूल थर्ड का जब पैरा नंबर 5 पढ़ रहे थे तो वहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग का सेल बाहर था, तो मैंने कहा था सेल बाहर है। जब मैं पैरा 5 पे आऊँगा सेकंड शेड्यूल के उसके क्लोज नंबर बी पे, तो वहाँ भी पढ़ाऊँगा मैं आपको कुछ बात। तो आपकी लैंड बिल्डिंग की सेल बाहर है जीएसटी से, यानी कि इसका सेकंड शेड्यूल का पैरा नंबर 2 बोलता है कि अगर आपने लैंड या बिल्डिंग को लीज पे, रेंटल पे, टेनेंसी पे अगर दे दिया तो उसको सप्लाई माना जाएगा सर्विस का, उसको सप्लाई सर्विस का माना जाएगा, जीएसटी लगेगा। पैरा नंबर 3 बोलता है अगर तुमने कोई ट्रीटमेंट या प्रोसेस अप्लाई कर दी किसी अनदर पर्सन के गुड्स पे, यानी कि एक जॉब वर्कर है, जॉब वर्कर ने अगर अनदर पर्सन के गुड्स पे सप्लाई करी है तो उसको भी क्या मानेगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। इवन तो जॉब वर्कर की जो उसमें उसने अपना जो सर्विस है वो जो गुड्स इन्वॉल्व करा है, जॉब वर्कर ने जो उसमें गुड्स लगाया है, जो उसने जॉब वर्क करके अपने गुड्स इसमें इन्वॉल्व, मटेरियल इन्वॉल्व करा है, इवन तो वो डोमिनेंस क्यों ना हो, लेकिन उसको सप्लाई ऑफ सर्विस ही माना जाएगा। ट्रीटमेंट और प्रोसेस अप्लाइड ऑन अनदर पर्सन गुड्स किसी और का है। इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आता है, चौथा पैरा क्या बोलता है, चौथा पैरा
चौथे पैरे के जो पैरा मतलब 3 क्लोज है, क्लोज नंबर ए, क्लोज नंबर बी, क्लोज नंबर सी। क्लोज नंबर ए कहता है अगर तुमने परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट करी, सप्लाई ऑफ गुड्स। टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट करी तो क्लोज नंबर बी कहता है इसका सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर परमानेंट करते हो तो गुड्स का सप्लाई, अदरवाइज टेम्पररी करते हो तो सप्लाई ऑफ सर्विस। और इसका पैरा 4 का क्लोज नंबर सी वो है कॉन्ट्राडिक्ट है। कॉन्ट्राडिक्ट क्यों है? क्योंकि हमें पता है सेकंड शेड्यूल का जो रोल है वो जस्ट क्लासिफिकेशन है, तो सेकंड शेड्यूल आपने आपको ये कॉन्स्टिट्यूट नहीं करा सकता कि ये सप्लाई है। और यहाँ पे मेरे हिसाब से जो लॉ मेकर हैं उसको पैरा 4 का क्लोज नंबर सी अमेंड करना चाहिए, क्योंकि पैरा 4 का क्लोज नंबर सी कहता है कि अगर किसी पर्सन ने अपने आप को डी रजिस्टर्ड कराया जीएसटी रजिस्ट्रेशन से, अगर अपने आप को जीएसटी से वो डी रजिस्टर करता है, यानी कि एक पर्सन सीज करता है अपने आप को एज ए टैक्सेबल पर्सन, तो वो बोला जाता है कि ऑल द गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस, all the goods forming part of the asset of the business carried by him shall be deemed supply। यानी कि यहाँ तो सप्लाई करने का राइट ही नहीं है सेकंड शेड्यूल को। तो यहाँ बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन अपने आप को सीज करता है अपने आप को टैक्सेबल पर्सन से, तो जितना भी गुड्स उसके फॉर्मिंग पार्ट बन रहे हैं एसेट ऑफ द बिजनेस का जो उसको कैरीड कर रहा है, तो उसको डीम सप्लाई माना जाएगा। यानी कि जितने भी गुड्स पड़े हैं उसके ऊपर वहाँ उसकी वैल्यू करके उस पर टैक्स लगवा दिया जाएगा, उसको डीम सप्लाई मान लिया जाएगा। लेकिन 2 एक्सेप्शन इसके ये हैं कि अगर उसने बिजनेस को ट्रांसफर किया एज ए गोइंग कंसर्न अगर उसने ट्रांसफर किया है, या फिर उसने अगर एज ए गोइंग कंसर्न ट्रांसफर किया है, या फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव बिजनेस को कैरी कर रहा है एज ए टैक्सेबल पर्सन, तो उस केस में उसको डीम सप्लाई नहीं माना जाएगा। इसके 2 एक्सेप्शन यहाँ पे कवर होते हैं। इसके बाद आता है इसका पैरा नंबर 5। पैरा नंबर 5 का क्लोज नंबर ए बोलता है, अब देखो पैरा 5 में क्या होता है, पैरा 5 के कुछ सारी एक्टिविटी, जितनी भी मैं एक्टिविटी पैरा 5 में करूँगा वो सारी की सारी सप्लाई ऑफ सर्विस कॉन्स्टिट्यूट कर ली जाएंगी और सप्लाई ऑफ सर्विस में क्लासीफाई हो जाएंगी। पैरा 5 का क्लोज नंबर ए ये क्या बोलता है? पैरा 5 का क्लोज नंबर ए बोलता है कि अगर तुमने रेंटिंग दी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया है, तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। पैरा 5 का क्लोज नंबर बी, पैरा 5 का क्लोज नंबर बी यानी कि सेकंड शेड्यूल के पैरा 5 का क्लोज नंबर बी, जो मैंने आपको बताया था थर्ड शेड्यूल के पैरा 5 के एक्सेप्शन के साथ हम पढ़ते हैं, तो उसमें कहा गया था सेकंड शेड्यूल का पैरा 5 का क्लोज नंबर बी कहता है कि अगर तुमने कोई भी लैंड, अगर तुमने लैंड बिल्डर्स को दी है कंस्ट्रक्शन या कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, अगर कोई लैंड को तुमने कंस्ट्रक्शन या कॉम्प्लेक्स करवाना है, यानी कि उस पर कंस्ट्रक्शन करवाना है, कॉम्प्लेक्स बनवाना है, उसको तुमने दिया है लैंड को, और उसमें तुम कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स को बनवाने के बाद अगर एक अर्लियर पॉइंट ऑफ टाइम से पहले अगर कोई भी पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन, याद रखना इस बात में, पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन में अगर तुमने एक अर्लियर पॉइंट ऑफ टाइम से पहले रिसीव कर लिया तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस कॉन्स्टिट्यूट कर लिया जाएगा। अगर तुम अर्लिएस्ट पॉइंट ऑफ टाइम, जो अर्लिएस्ट पॉइंट ऑफ टाइम क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ भी, उस अर्लिएस्ट पॉइंट ऑफ टाइम के बाद अगर तुम रिसीव करते हो तो फिर कोई सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है। तो यहाँ बोलता है पैरा 5 का क्लोज नंबर बी, शेड्यूल सेकंड के पैरा 5 का क्लोज नंबर भी बोलता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन करवाया तुमने लैंड एंड बिल्डिंग का, और तुमने पार्ट और अंटायर कंसिडरेशन अगर तुमने रिसीव कर लिया है ऑन और बिफोर किस चीज़ का, ऑन और बिफोर मतलब एक इवेंट से पहले वो इवेंट क्या है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट और द फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच एवर इज अर्लियर, इस अर्लियर पॉइंट ऑफ टाइम से पहले अगर तुमने 1 रुपये रिसीव किया तो सप्लाई ऑफ सर्विस, अगर इसके बाद रिसीव किया तो कोई सर्विस नहीं माना जाएगा, यानी कि सप्लाई ही नहीं माना जाएगा वो। इसके बाद आता है पैरा 5 का शेड्यूल सेकंड के पैरा 5 का क्लोज नंबर सी। इसके अंदर बोला जाता है कि अगर तुमने टेम्पररी ट्रांसफर किया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी कि कॉपीराइट, पेटेंट, ये भी होता है हमारे पास, इसको ट्रांसफर करते हो तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। इसका चौथा पैरा बोलता है कि अगर तुमने सॉफ्टवेयर की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर होता है उसकी डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग, कस्टमाइजेशंस, अपग्रेडेशंस, प्रोग्रामिंग इस तरह से करवाते हो तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाता है। लेकिन अगर इसके अंदर भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर तुमने टैली का जो सॉफ्टवेयर होता है उसका प्री पैक्ड है, वो प्री पैक्ड अगर तुमने इसको बेच दिया तो सप्लाई ऑफ गुड्स है। अगर तुमने उसको प्री पैक्ड सॉफ्टवेयर को बेच दिया तो सप्लाई ऑफ गुड्स में क्लासीफाई है। अगर तुमने लाइसेंस पे दिया उस प्री पैक्ड सॉफ्टवेयर को तो फिर वो सप्लाई ऑफ सर्विस में कंस्टिट्यूट कर दिया जाएगा। और फाइनल इसके अंदर एक लास्ट पैरा आता है अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशंस। अगर तुम अग्री करते हो किसी ऑब्लिगेशंस को टू रिफ्रेनिंग फ्रॉम एन एक्ट और टॉलरेट टू एन एक्ट, किसी एक्ट को टॉलरेट करके या ऑब्लिगेशन करके किसी एक्ट को, उस पर ऑब्लिगेशन को एक्सेप्ट करते हो तो उसको भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। होप आपको पैरा 5 शेड्यूल सेकंड का समझ में आया होगा। इसके बाद पैरा 6 कहता है कि 2 सप्लाई हमेशा कंपोजिट सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएंगी। 2 सप्लाई हमेशा कंपोजिट सप्लाई मानी जाएंगी, एक तो जॉब वर्क
और एक है रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज। ये हमेशा याद रखना कंपोजिट सप्लाई का पार्ट बना है, क्योंकि इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों इन्वॉल्व होते हैं। और इसका पैरा 7 बोलता है कि अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी या बीओआई ने अगर किसी मेंबर को कोई सर्विस दी है, अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी या बीओआई अगर मेंबर को कोई सर्विस देती है तो उसको हमेशा सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। तो ये हुआ आपका सेकंड शेड्यूल पूरा। होप आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शेड्यूल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सारी रिविजन्स लेक्चर्स आपको अच्छे से लगते हैं तो यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिए। मैं आपको देता रहूँगा वीडियोस मेरी साइड से। मुझे पूरी उम्मीद है आप मेरी इस वीडियोस को बहुत अच्छे से देखेंगे और लाइक और शेयर करना मत भूलिए प्लीज़, दूसरे का भी हेल्प हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आप वीडियोस को फॉलो करते रहें। और सबसे बड़ी बात आपको अगर मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।